10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। बीरू ओवर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ फ्रेश ट्रेडिंग आइडियाज देने के लिए हमारे साथ मानस जायसवाल और प्रशांत सावंत पिछले शो से होंगे। इनक्रेड इक्विटीज के गौरव बिरसा और कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले भी जुड़ेंगे हमारे साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर एंड CIO गुरमीत चड्ढा। ये सब लाइंड अप है कुछ ही देर में, लेकिन इससे पहले एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। मार्केट थोड़ा हल्का हुआ हायर लेवल से, लेकिन निफ्टी अभी भी शानदार ट्रेजेक्ट्री में 19,775। बैंक निफ्टी 45,000 क्रॉस करने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ 44,933 इस समय बैंक निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स में शानदार पार्टी, 0.5% ऊपर। स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत शानदार मोमेंटम में, लेकिन इस समय की पॉकेट टू वॉच है PFC और REC, दोनों ब्लास्ट कर रहे हैं और PFC 5% ऊपर है। ये दोनों स्टॉक सेम टेंजेंट में चलते हैं, तो अगर PFC 5% ऊपर है तो REC भी उसी तरफ जाएगा। और यही मूव आप देख रहे हैं बाकी के सारे पावर स्टॉक्स में इस समय। टाटा पावर, NTPC, पावर ग्रिड, IEX, आज की स्पेस टू वॉच यही रहने वाली है। वीरू जी हाँ, NTPC, टाटा पावर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, REC, टाटा पावर, सब में स्ट्रॉन्ग हो। IEX को देखिए 2% ऊपर, हेवल्स, सब अच्छा मूव देते हुए। खैर अब एक काम करते हैं, इस पैनल से आपको अवगत कराते हैं। आपके स्क्रीन पे आएंगे प्रशांत सावंत, मानस जायसवाल, पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। गौरव बिरसा फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, अमोल अथावले फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ेंगे। गौरव गुड मॉर्निंग। गौरव, इंडिसेस पे आपका व्यू और उसके बाद दो आपके कन्विक्शन आइडियाज। गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग अनुज, आप पे सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट को। देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर निफ्टी में थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। अगर आप निफ्टी स्पॉट के अगर आप आवली चार्ट एटलीस्ट देखेंगे तो वहां पे आपको अच्छा एक ब्रेकआउट सॉर्ट ऑफ आपको देखने मिलेगा। और ये जो ब्रेकआउट था ये हमको देखने मिला टूवर्ड्स 19,600। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जैसे अनुज भी कहते हैं ऊपरी लेवल से थोड़े आ रही है, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज एक काफी स्ट्रॉन्ग और एक स्विफ्ट अपसाइड हमको देखने मिली है। और थोड़ा एक 100 पॉइंट की अगर गिरावट आ भी जाती है तो मुझे लगता है कि थोड़े मोमेंटम इंडिकेटर्स थोड़े कूल ऑफ हो जाएंगे आवली चार्ट्स वगैरह पे। बट जब तक 19,600 सस्टेन है, निफ्टी एक बार 19,800-900 के लिए अटेम्प्ट एक बार कर सकता है। तो वहां पे एक बार देखना होगा, बिकॉज 19,800-900 के आसपास में ही एक बेरिश हार्मोनिक पैटर्न भी आएगी आवली चार्ट्स पे। बट फॉर नाउ आई थिंक रुझान पॉजिटिव रहेगा। सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी, जहाँ पे एक अच्छा एक चैनल ब्रेकआउट हमको देखने मिला है। तो कोई अगर डिक्लेयर यहाँ से और 100-200 पॉइंट की अगर आती है तो फिर से ब्रेकआउट रिटेस्ट होगा और ऊपर एक फिर अपसाइड 45,500 तक के लिए आपको देखने मिल सकती है। तो बाय ऑन डिक्लाइंस का मार्केट है फॉर टाइम भी। और वही थीम के ऊपर जो रिकमेंडेशंस मेरे रहेंगे वो बाय के रहेंगे। पहला होगा वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अगर आप इसके दो चीजें हैं, अगर आप इसके डेली चार्ट अगर पहले देखते हैं हम लोग, तो एक अच्छा एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हमको देखने मिला था गैप के साथ में 24, 25, 30 के आसपास में। उसके बाद स्टॉक काफी बड़ी अपसाइड दिखा के स्टॉक गया 2600 के पार, फिर आके उसने वो ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया और अभी यहाँ पे एक छोटा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे हो रहा है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी आपके छोटे से रहेंगे। 2395 का आपका स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 2600 के लेवल्स जो है आप इसके लिए प्ले कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। दूसरी इसके अंदर अच्छी बात है, अगर आप इसके आवली चार्ट अगर देखेंगे तो एक अच्छा आपको देखने मिलेगा एक और प्रोमिनेंट राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन एक सॉर्ट ऑफ आपको देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, स्ट्रक्चर्स काफी से पॉजिटिव हो रहे हैं और डेली चार्ट पे 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से स्टॉक ने जो है जंप किया है। तो मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड वाइज काफी अच्छा एक मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है। आउट परफॉर्मेंस अगेंस्ट निफ्टी आपको देखने मिल सकता है। तो अगले कुछ दिनों के लिए मेजर थीम है वो लार्ज कैप में रहेगी कंपेयर टू मिड कैप। दूसरा रिकमेंडेशन है वो भी लार्ज कैप में रहेगा। और जैसे शो की शुरुआत में आप IT की चर्चा कर रहे थे, तो IT में से रहेगा टेक महिंद्रा, जहां पे अगर आप देखेंगे अच्छा एक ट्रायंगल पैटर्न का बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, उसका रिटेस्ट करके स्टॉक जो है ऊपर गया। कल की क्लोजिंग काफी अच्छी रही है। उसके पहले स्टॉक जो है एक 6-7 महीने के कंसल्टेशन में था, तो एक अच्छा मोमेंटम ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिला है। यहाँ पे भी आपके स्टॉप लॉसेस जो रहेंगे वो छोटे ही रहेंगे। 1235 के स्टॉप लॉस होंगे, 1275 के करीब ट्रेड कर रहा है और ऊपर में स्टॉक जो है 1375 दिखा सकते हैं। ओके, चलिए टेक महिंद्रा पर एक पे के समय IT में अच्छा मूव चल रहा है। खैर वैसे अमोल के पास चलते हैं। अमोल जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स क्या होंगी इस समय की? अनुज जी नमस्ते। मुझे एक इंडसइंड बैंक एट करंट लेवल्स अच्छा लग रहा है, 1435 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है टारगेट पहला 1500 और 1535 तक जा सकता है और उसका स्टॉप लॉस लग रहा है 1400। एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है और स्टॉक 20 और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो एक काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है। पोजिशनल में अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म करता है तो इंडसइंड बैंक कंट्रीब्यूट करने के चांसेस काफी ब्राइट है। और सेकंड मुझे एक आइशर मोटर अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल 3400 के आसपास है।
टारगेट 3550 लग रहा है, 3580 सेकंड टारगेट, और स्टॉप लॉस रहेगा 3340। पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। आई थिंक यहाँ से एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। आपके यहाँ पे, और इस बीच आप चलते हैं मानस के पास। मानस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेन जी। तो देखिए, दो स्टॉक मेरी नजर में है। सबसे पहले तो बंधन बैंक, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कंसोलिडेशन, करीब 10-12 दिनों का कंसोलिडेशन हुआ। 200 मूविंग एवरेज को आज स्टॉक ने ब्रीच कर दिया है। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे बंधन बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। 238 के स्टॉप लॉस से आप 250 रुपए के टारगेट के लिए बंधन बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। 240 वाला कॉल ऑप्शन जो 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 7 रुपए के स्टॉप लॉस से 14 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक आरईसी है, जहां पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और स्टॉक लगातार 22 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा था। आज प्राइस ब्रेकआउट है, इसलिए करंट लेवल्स पे यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 248 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, और 266 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं आरईसी में। ऑप्शन में अगर लेना हो ट्रेड, तो 255 वाला कॉल ऑप्शन 8 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 5 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 14 रुपीज के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, 255 का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं इस समय 8 रुपए पर। ये ऑप्शन मानस सजेस्ट कर रहे हैं। मानस, क्या स्टॉप लॉस बताया इस ऑप्शन में आपने? देखिए, इस ऑप्शन के जो स्टॉप लॉस है वो 5 रुपए के रहेंगे और 14 रुपए के टारगेट रहेंगे। ओके, तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें और 14 रुपए के टारगेट रखें। 4% ऊपर आरईसी, वो कैचअप प्ले पीएफसी के साथ यहाँ पर इस समय इस ट्रेड में। तो ये या तो फ्यूचर ले लें या आप ये ऑप्शन ले लें, दोनों आप ट्रेड ले सकते हैं। प्रशांत जी, आपकी ट्रेड्स रह गई हैं, बताइए इस समय की ट्रेड्स आपकी। जी अनुज जी, फर्स्ट पिक होगा इंडिगो। यहाँ पे फर्म बेस बन के 20 दिनों के एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। मुझे लग रहा है स्टॉक रेडी है अभी पिकअप होने के लिए। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट 2435, 2435। टारगेट में देख रहा हूँ 2570 तक, 2570 तक। ओवरऑल ये मूव अगर स्ट्रॉन्ग चले तो 2600 के लेवल भी नजर आ सकते हैं। और नेक्स्ट पिक होगा इंडिया मार्ट। एक अच्छे मूव के बाद एक अच्छी डिप आई है, मुझे लग रहा है यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 3175, 3175। टारगेट में 3300 तक के देख रहा हूँ, 3300। ओके, चलिए, इंडिया मार्ट यहाँ पर इस समय एक पिक। बैंक निफ्टी फिर हल्का सा थोड़ा लोअर लेवल पर आ रहा है, लेकिन मेरी नज़र नहीं हट रही है पीएफसी और आरईसी दोनों से। और पीएफसी तो अब 5.5% ऊपर हो गया, आरईसी भी उस कैचअप प्ले में। वो जो 8 रुपये वाला ऑप्शन मानस ने सजेस्ट किया था, ऑलरेडी 8 रुपये 65 पैसे पर इस समय ऑलरेडी आ गया है वो ऑप्शन। इतना क्विक मूव आया उसमें, 8 रुपये 70 पैसे पे वो ऑप्शन ऑलरेडी आ गया है वो। तो खैर अच्छे मूव्स यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा क्या चल रहा है? अच्छा, डिक्सन लेकर आइए। वो गाबा सर की हेवल्स वाली ट्रेड 4.5% ऊपर अब इस समय, 1440 इस समय हेवल्स। और एक और स्टॉक देखते हैं एक बार, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पर भी अच्छे मूव्स आ रहे हैं, शानदार मूव्स। प्रशांत जी, एक बार जरा डिक्सन टेक का चार्ट देखिए, कोई मूव यहाँ पर? जी बिल्कुल अरुण जी, इनफैक्ट मैं इसको ट्रैक भी कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है अच्छे लेवल पे। अगर हम करंट प्राइस देखें तो 5130 के ऊपर स्पॉट ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से मुझे लग रहा है कंफर्टेबली ये 5200 तो जाएगा। बट इस स्टॉक में बड़ी मूव तब आ सकती है जब ये 5200 के ऊपर क्लोज करे, क्योंकि अभी तक वहां पे क्लोजिंग नहीं आई है। अगर ये 5200 के ऊपर क्लोज कर जाए, मुझे लग रहा है कंफर्टेबली नेक्स्ट लेवल जो ओपन होते हैं वो 5400 के होते हैं। अभी आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो होगा 5050, 5050 पोजिशनली। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो 5090 पे भी स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है 5100 का लेवल डिफेंड हो जाए तो हम नेक्स्ट लेवल जो मैंने कहा 5200 उसको बिल्कुल छू सकते हैं। जी हाँ, और इस बीच डिफेंस स्पेस में लुक एट बीएल एट 143.30। ये अपने करियर हाई पे ट्रेड करता हुआ। आपकी राय गौरव क्या होगी बीएल पे? शायद इसको शायद ऑप्शन में ना हम प्ले कर पाएँ, लेकिन फ्यूचर्स पे आपका आउटलुक, या फिर जो लोग डिलीवरी पे काम करते हैं उनके लिए आपका आउटलुक क्या है? देखिए, अगर पहले हम चर्चा करें जो एफएनओ में प्ले करते हैं उसके लिए किस तरह से कर सकते हैं, तो एक फ्रेश स्विंग हाई बनाया है। और अभी अगर और 15-20 मिनट अगर सस्टेन होता है मौजूदा स्तरों पे 143 पे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोमेंटम टूवर्ड्स 150 इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे 139 के होंगे। वहीं अगर बात किया डिलीवरी के लिए जो प्ले करते हैं, वो लोग भी बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म डिलीवरी के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके जो स्टॉप लॉसेस आएंगे वो आएंगे तकरीबन 135 के, और ऊपर में आप स्टॉक जो है 155 से 160 के लिए प्ले कर सकते हैं।
और एज ए डिस्क्लेमर हमने अपने क्लाइंट्स को रिपोर्ट के माध्यम से दिया है जहां पे मैंने बड़े टारगेट्स के लिए प्ले किया है। मैं ओवरऑल पीएसयू पे काफी बुलिश हुआ, मैंने काफी शेयर्स किए हैं आपके चैनल के माध्यम पे भी। बीएल में अगर स्पेसिफिक देखा जाए तो इसमें एक 15 साल का एक राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ है और हमने रिपोर्ट्स पे एक 125 पे जो ब्रेकआउट था अभी निकाली थी। मेरे टारगेट जो है वो 250 से 325 के हैं। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म है जहाँ पे मैं 18 से 24 महीने की बात कर रहा हूँ। और शॉर्ट टर्म किसी का नजरिए है 15-20 दिन के लिए 135 स्टॉप लॉस 160 टारगेट। ओके, चलिए ये इस समय की कुछ फ्रस्ट्रेट। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेकर जब लौटेंगे तो गुरमीत चड्ढा हमारे साथ जुड़ेंगे बिग मार्केट वॉइसेस में। वेलकम बैक। चलिए अब रुक करते हैं गुरमीत चड्ढा का और बात करते हैं उनसे। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ हमारे साथ जुड़ते हुए बिग मार्केट वॉइसेस में। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। शानदार मोमेंटम मार्केट में इस समय और एक वन वे रैली। क्या अब लग रहा है हम वापस वो 20,000 के ऊपर एक फ्रेश ट्रेजेक्ट्री में जाने के लिए तैयार हैं? अनुज, मार्केट बहुत स्ट्रांग है और एक एक जो रिजिलियंस है वो इसलिए भी सरप्राइजिंग है कि ग्लोबल न्यूज़ कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है। क्रूड $90 है। फेड जो डेटा आ रहा है यूएस का, कल जॉब डेटा आया है, वो अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो शायद सितंबर में पॉज होगा, बट मार्केट को लगता है शायद एक और हाइक हो सकता है। सप्लाई चेन पूरी तरह रिस्टोर नहीं हुई है बहुत सारे पॉकेट्स में। तो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस है। एफआई फ्लो डेटा जो है कैश सेगमेंट में, टेक्निकल्स तो मैं इतना अच्छा नहीं समझता हूँ, तो वो अच्छा है और मुझे लगता है थोड़ा रिलेटिव स्ट्रेंथ इकोनॉमी की रिफ्लेक्ट कर रहा है और कुछ हद तक थोड़ी सी वीकनेस जो चाइना में और बाकी जगह है वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर थोड़ा सा मुझे मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन की जरूरत है मार्केट में। मैं नहीं बोलता हूँ कि पूरा मार्केट एक्सपेंसिव है, मुझे लगता है लार्ज कैप बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत रीजनेबल है। आधा इंडेक्स अगर आप देखेंगे, चाहे वो रिलायंस है, चाहे एचडीएफसी बैंक है, कोटक है, आईटी पैक है, वो बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे है मेरे हिसाब से। कुछ फाइनेंशियल जैसे बजाज फाइनेंस भी है, मतलब कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेट रनवे नहीं हुआ है ग्रोथ का। थोड़ा सा स्मॉल माइक्रो कैप में मुझे लगता है कुछ 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 पॉकेट्स में एक्सुबरेंस है। कुछ ये जो थोड़े बहुत डिफेंस और रेलवे रिलेटेड और जो न्यूज ऑर्डर बुक वाले स्पेसेस में है, सिर्फ ऑर्डर बुक पे ही स्टॉक्स बहुत हाई मल्टीपल्स पे सडनली ट्रेड कर रहे हैं। वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है आपको डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करना चाहिए। पर ब्रॉडर मार्केट जो है वो मैं न्यूट्रल हूँ और स्टॉक पिकिंग इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा कैरिड अवे मत हुई है, थोड़ा सा एसेट एलोकेशन पे ध्यान रखना जरूरी है। तारीफ अबे मत होइए। गुरमीत, एक पॉलीकैब आपकी एक बहुत शानदार पिक रही है। आज हेवेल्स में अच्छा मूव है। आपको लग रहा है आज कि शायद एक कुछ काफ़ी समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक कैचअप मूव पॉसिबल है यहाँ पर? थोड़ा रोटेशन भी है अनुज, बहुत जगह वो रोटेशन आप देखेंगे इसमें। और उनका जो एक पेन एरिया रहा है वो लॉयड्स के एक्विजिशन के बाद रहा है। थोड़ा सा वो आप रॉन्ग कैपिटल एलोकेशन भी बोल सकते हैं, बट वहां पे भी जो लॉसेज हैं वो डिमिनिश होते हुए लग रहे हैं। केबल्स एंड वायर्स में अच्छा कर रहे हैं, स्विचेस में भी अच्छा कर रहे हैं, लाइटिंग में भी अच्छा कर रहे हैं और प्रोडक्ट इनोवेशन डीएनए बहुत अच्छा है उनका। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, हम बहुत कम डिस्कस करते हैं। B2C में हेवल्स का बहुत अच्छा रीच है, जो पॉलीकैब अब एम्यूलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ टाइम तक कंसोलिडेट किया है, बट मैं अभी भी पॉलीकैब में ही स्टेज पोजिशन हूँ, क्योंकि उनका जो एक्सपोर्ट बुक है वो भी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है गाइडेंस बीट करेंगे 20,000 करोड़ की जो मैनेजमेंट ने दी थी। और काफी कंसोलिडेट कर रहा है वो 5,000 लेवल को क्रॉस करने के बाद। और वैल्यूएशंस मैं मानता हूँ 40+ का मल्टीपल है, बट ऐसे आउट ऑफ द वाले वैल्यूएशंस नहीं है जो एक टाइम पे एस्ट्रल या उसके हो गए थे बाकी बिल्डिंग मटेरियल स्पेस के। तो ये अच्छा लग रहा है हमें। कुछ टाइल मेकर्स भी अच्छे लग रहे हैं। कुछ एक मुझे लग रहा है कि होम इम्प्रूवमेंट इन जनरल में एक टाइल्स का जो स्पेंडिंग शेयर है होम इम्प्रूवमेंट में वो बढ़ रहा है। थोड़ा सा डेकोरेटिव पेंट्स के अगेंस्ट भी कम्पीट कर रहा है। इनफॉर्मल टू फॉर्मल जो मूवमेंट है वहां भी उसको बेनिफिट है। जो गैस बेस्ड प्लांट्स में ट्रांजिशन हुआ है और कुछ जगह बैन लगा है, उसका भी एक उनको एडवांटेज मिलेगा। तो वो एक और स्पेस है जो हमें अच्छी लगती है। अच्छा गुरमीत, आप कैपिटल गुड्स को देखिए, कल L&T को जो हिस्टोरिकल ऑर्डर मिला, आई मीन 32 से 34 हज़ार करोड़ रुपए का, और मतलब ये तो एक क्वार्टरली ऑर्डर इंटेक होता है अप्रॉक्सीमेटली $500 बिलियन का, 0.48, 0.49, 0.50, मतलब। और अब मैं अल्टीमेटली अपने प्रश्न में उतर रहा हूँ धीरे धीरे। एक सरकार ने बजट में और प्रीवियस बजट में
काफ़ी कैपेक्स को पुश दिया। मल्टीपल फ़ोन अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने अपने बजट्स को बढ़ाया। अब प्राइवेट कैपेक्स भी एक पुश ले रहा है, काफ़ी मजबूत हो रहा है। कैपिटल गुड्स में देखिए द वीकेस्ट स्ट्रक्चर विद इन द एंटायर कैपिटल गुड्स, BHEL इवन, वो इस अगस्त की सीरीज में बड़ा मूव देने में सक्षम रहा। एक्रॉस कैपिटल गुड्स में, कंस्ट्रक्शन में आपका व्यू क्या बन रहा है इस वक्त? होल्ड करें और फ्रेश एडिशन के प्रोस्पेक्टिव से अच्छा क्या लग रहा है आपको? बहुत बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ। मैंने वेदा जी पहले भी बोला है, मैं ये बिलीव करता हूँ इंडिया इन्वेस्टमेंट साइकिल में है, और पहले आपको एक बेस बनाना पड़ेगा कि आप बिलीवर हैं, तभी आप कैपिटल गुड्स या CV या पावर या उन सेक्टर्स में पोजीशन ले पाएंगे लंबा अवधि के लिए, अदरवाइज आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। और आप देखिए, आपने बहुत अच्छा बोला, पिछले पूरे क्वार्टर में 65,000 करोड़ का ऑर्डर था, और अभी जो उनको अरामको से ऑर्डर आया है वो 33-34,000 करोड़ का है। तो जो मार्केट को एक लग रहा था कि वीकनेस आएगी इलेक्शन ईयर में, वो ऑफसेट होती हुई दिख रही है। और L&T ने 10 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी की बात करी है, जहां पे वो टॉप 3 कंटेंडर्स में, तो इसमें आपका हाइड्रोकार्बन में ऑब्वियसली पुश मिलेगा, ऑयल प्राइसेस ऊपर है तो वो मेकअप करेगा। और L&T बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है इसका, क्योंकि GCC उतना वॉर चेस्ट क्रिएट करता है कैपेक्स के, जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं वो हमें देखने को मिला। अभी और शायद आपने को देखने को मिलेगा हाइड्रोकार्बन में। इंफ्रास्ट्रक्चर में लास्ट क्वार्टर 55% ग्रोथ थी उनकी ऑर्डर बुक में। नेट वर्किंग कैपिटल टू सेल्स देखेंगे तो लगभग लगभग 16-17% है, काफी कंफर्टेबल है। इनफैक्ट उनके CFO ने एक चर्चा में बोला कि 1/3 ऑर्डर बुक प्राइवेट है। ये मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग साइन है। L&T से ज्यादा ये ब्रॉडर इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अगर 1/3 ऑर्डर बुक प्राइवेट है तो। और ये नंबर करीबन 22-23% था करीबन साल 1.5 साल पहले, और अब इस भाव पे L&T अभी करीबन 29 टाइम्स है FY25 का, अगर आप EPS लें 102-103 का। तो ठीक है, अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से ज्यादा है, बट ऐसा कोई आउट ऑफ द, और बहुत लोग भूल गए 2003-7 में जो आउट परफॉर्मेंस आया था। तो ये स्पेस अच्छी लगती है। इसके अलावा मुझे पावर स्पेस बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है पावर डिमांड इन जनरल, अगेन प्रॉक्सी प्ले है इकोनॉमिक रिकवरी का, वो भी एक स्पेस हमें काफी अच्छा लगता अच्छा गुरमीत, हाल फिलहाल में पिछले 10 दिन में एक स्टॉक बहुत चर्चित रहा और वो था नज़ारा टेक, ऑनलाइन गेमिंग। और बहुत बड़े बड़े नाम, मिस्टर निखिल कामत ने यहाँ पे एक चंक लिया। फिर कल SBI म्यूचुअल फंड्स की खबर आई, और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आप देखिए ना कि कन्वर्जन्स काफ़ी अच्छे खासे हैं। और कल भी हमारी मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी, ऑलमोस्ट 100 में से अब 24 लोग जो हैं वो गेमिंग के लिए पे कर रहे हैं, और भारत में प्रचलन बढ़ रहा है। लोग भी आ रहे हैं, प्लस टैलेंट भी आ रहा है इस फील्ड में। बता रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरे कुछ जानकार जो है वो इस फील्ड में अब मतलब करियर ढूंढ रहे हैं। आपका व्यू नज़ारा टेक, अगर सिर्फ महीने 2-3 महीने 4 महीने का पर्सपेक्टिव ना हो, आपके पास एक दशक का समय है, 8 साल का 9 साल का, ये प्राइस 890 का लग कैसा रहा आपको? है। कि आप उसको ट्रेडिशनल मैट्रिक्स में देखेंगे तो महंगा लगेगा, बट गेमिंग जैसा आपने बोला, अगर आप डेटा कंपेयर करेंगे चाइना से बाकी उससे, तो गेमिंग में ग्रोथ ज्योमेट्रिकल आती है एक सर्टेन स्टेज के बाद। हमारे आज जो इंटरनेट एक्सेस वाली पॉपुलेशन है और जो यंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक्स फेवर करते हैं। एक डिजिटल एडिक्शन जो है ये भी फेवर करता है, हालांकि थोड़ा नेगेटिव कनोटेशन में। आप स्क्रीन टाइम देखिए, 6 to 8 आवर्स है न्यू जनरेशन का, जो कि काफी हायर साइड पे है। तो फ्यूचरिस्टिक प्ले है। हम पोर्टफोलियो में अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं लिया है, क्योंकि हमें थोड़ा वैल्यूएशन उसका एक्सपेंसिव लगता है। बट अगर आप कुछ अच्छे फ्यूचरिस्टिक प्लेस पे बेट करना चाहते हैं स्मॉल मार्केट में, तो नजारा रख सकते हैं। जो दूसरा प्ले है जो कि ज्यादा मुझे फंडामेंटल लगता है और स्ट्रक्चरल लगता है, वो ये जो पेमेंट लैंडस्केप और लेंडिंग लैंडस्केप मॉनिटाइज हो रहा है और पूरा चेंज हो रहा है। आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये जो UPI पे क्रेडिट आया है, इसमें पोटेंशियल है करीबन 20-25 नए बोरोवर्स को ऐड करने का सिस्टम। मैंने पहले भी बोला था 8 करोड़ सिबिल से अब हम करीबन 21 करोड़ सिबिल पे है। ये नंबर और बढ़ेगा, साथ में नए उसमें आएंगे। उसमें कई सारे डिजिटल प्लेयर्स हैं, जियो फाइनेंशियल अभी स्टार्ट हुआ है, पेटीएम है, काफी काफी लोग हैं, बहुत सारे निश लेंडर्स भी हैं। कुछ बड़े निश लेंडर्स हैं जो सिर्फ MSME लेंडिंग भी करते हैं। तो ये स्पेस मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, और बहुत स्ट्रक्चरल है रे, और क्रेडिट ही है जो ड्राइव करता है कंजम्पशन को लॉन्ग टर्म। जो चाइना की आप ग्रोथ देखें या US की ग्रोथ देखें, तो ये मुझे स्पेस बहुत बहुत एक्साइटिंग लगता है। इसमें एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस है, अगर आपकी क्रेडिट अंडर राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है। तो यहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारे बजाज फाइनेंस क्रिएट हो सकते हैं अगले 10 साल में। ओके, अच्छा ठीक है, चलिए गेमिंग। वीरो, कौन सा दोस्त है ये? आप खुद तो नहीं ढूंढ रहे ऑल्टरनेट करियर यहाँ पर? मेरा एक मित्र है दुबई में, है ना, उनके छोटे भाई जो हैं वो उन्हीं के साथ रहते हैं वहाँ पे।
तो मैंने पूछा एक दिन, ऐसी 15-20 दिन पहले बात हुई होगी, मैंने कहा वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो ऑनलाइन गेमिंग डेवलपमेंट में जा रहे हैं दुबई में। तो मैंने एकदम से सडनली मेरे दिमाग में यही नज़ारा की बात आई थी, तो मैं पूछने लगा, कह रहे कि नहीं, यहाँ प्रचलन है और गेमिंग डेवलपमेंट में काफ़ी करियर तलाश है। बिल्कुल, मतलब नहीं, हम अमूमन क्या सोचते थे, डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन ये जब सुना ना मैंने, तो मेरे को बड़ा नहीं बिल्कुल आश्चर्य बिल्कुल सही हुआ। कह रहे हैं। दुबई वगैरह में खैर ये सब चीज़ें कर भी सकते हैं। इंडिया में तो बीच में तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी वीरू, वो कुछ लोग जिन्होंने ये 1-2 ऐप शुरू की थी, स्पार्टन पोकर या पोकरबाजी वगैरह, वो उनको काफ़ी दिक्कतें भी आई थी, लीगल दिक्कतें भी काफ़ी आई थी। होपफुली वो सब चीज़ें अब आगे जाके रिजॉल्व होंगी। अच्छा, बाय द वे, बैंक निफ्टी रेड में आया है और फिर से गुरमीत, लार्ज बैंकों में एचडीएफसी बैंक पर अब क्या व्यू बन रहा है? क्या ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ ये आरबीआई की आईसीआरआर पर पूरा बैठ गया है या कुछ और व्यू बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि काफी करेक्ट हुआ है ये स्टॉक अपने हायर लेवल से? अनुज, काफी रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट 10% करेक्शन हुआ है 1750 के आसपास, जब मर्जर हो गया था और प्राइस किया था। थोड़ा सा बाजार मुझे लगता है देखना चाहता है कि कंसोलिडेटेड नंबर्स कैसे होंगे, क्योंकि कुछ पॉकेट्स में स्टेटमेंट्स आई कि प्रेशर है डिपॉजिट ग्रोथ पे। अगर तो पिछले क्वार्टर उन्होंने 66,000 करोड़ के ऑलमोस्ट डिपॉजिट ग्रोथ करी, जो कि बहुत अच्छी थी। इस क्वार्टर आई थिंक 1 लाख करोड़ के आसपास का उन्होंने इंडिकेशन दिया है। अगर वो डिपॉजिट ग्रोथ इतना कर पाते हैं तो स्ट्रीट पे थोड़ा सा फेयर रिले होगा कि इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है कासा पे और निम्स पे जितना मार्केट को लगा। ऑब्वियसली रहेगा, बहुत बड़ी बैलेंस शीट है। और अनुज, 25 लाख करोड़ की बैलेंस शीट पे आप कंटिन्यूसली 20% ग्रो करना बहुत मुश्किल है। आप हर साल एक कोटक और एक छोटा बैंक ऐड नहीं कर सकते बैलेंस शीट में, करना भी नहीं चाहिए। और वो थोड़ा बहुत डी रेटिंग होना वाजिब है। वो 5 का मल्टीपल अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले कोटक और एचडीएफसी 2 बैंक थे जो 20% ग्रो करते थे और एकदम गोल्डन, जिसे हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड अंडरराइटिंग थी। अभी उस स्पेस में 7-8 अच्छे बैंक्स हैं जो उस ग्रोथ को, उस एसेट क्वालिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। कुछ आईबीसी का भी इम्पैक्ट है इसमें, जो कि हम काफी कम चर्चा करते हैं। हम जीएसटी और रेरा की बहुत चर्चा करते हैं, बट आईबीसी मेरे हिसाब से बड़ा एक अंडररेटेड रिफॉर्म रहा है। तो एक थोड़ा डी रेटिंग हुआ है और अब शायद हमें रिवाइज मल्टीपल जो है प्राइस बुक आउट 2.5-3 टाइम्स पे के हिसाब से असेसमेंट करनी पड़ेगी। बट सस्ता स्टॉक है, 14-15 टाइम्स है अर्निंग्स पे, 2.3-2.4 बुक वैल्यू पे। अब मेरा फोकस थोड़ा सा फेडरल बैंक, थोड़ी नीचे ज्यादा है, जहां बैंक्स में अच्छा। आईसीआईसीआई बहुत अच्छे ग्रोथ ट्रैक पे, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, बट बहुत सॉलिड ग्रोथ ट्रैक पे है। यहाँ पे फोकस ज्यादा इन टर्म्स ऑफ एडिंग मोर वेट। जो हमारा वेट है वो मेंटेन क्यों है एचडीएफसी में, और थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला, मैं थोड़ा सा डिजिटल लेंडर्स और एनबीएफसी स्पेस में थोड़ा सा और एक्सपैंड करना चाहता हूँ पोर्टफोलियो। ओके, एक, क्योंकि बात एचडीएफसी बैंक की हुई है तो कोटक को भी निपटा लेते हैं। गुरमीत, क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? आज सुबह जो न्यूज़ आई उसको आप कैसे पढ़ रहे हैं कि वो जो नाम भेजा गया था दीपक गुप्ता को, 2 महीने के लिए आरबीआई से अप्रूवल मिला है? अनु, जो मेरी चर्चा होती है, काफी सारे कॉलीग्स हैं कोटक में, वो आई थिंक मिस्टर मनियन के चांसेस हैं काफी, जैसा वो बोलते हैं। देखते हैं आरबीआई क्या अप्रूव करता है, कहना मुश्किल है क्योंकि 2 कैंडिडेट्स हैं। तो अगर स्मूथ हुआ सक्सेशन तो मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा। दूसरा, मुझे लगता है ये जो कोटक ने का जो लास्ट क्वार्टर में थोड़ा लोन ग्रोथ कम आया, इंक्रीमेंटल सिर्फ 2.5% था, और उन्होंने ये जो एक्टिव मनी फीचर निकाला जहां पे एक सर्टेन सरप्लस बैलेंस सेविंग का ऑटोमेटिकली स्वीप इन हो जाएगा, उससे थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा कॉस्ट ऑफ फंड्स में, और थोड़ा सा आपको और निम कंप्रेशन देखने को मिल सकता है। कोटक का निम 5.5 के आसपास है। प्लस वैल्यूएशन अभी भी रिच है, क्योंकि 2-3 साल का रिटर्न बहुत सबड्यूड है, बट वैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि बहुत रीजनेबल है। तो ये सक्सेशन प्लानिंग थोड़ा प्ले आउट होगा, थोड़ा एक नतीजे आएंगे क्वार्टर, उसके बाद मुझे लगता है स्टॉक में थोड़ा आपको देखने को मिल सकता है। बट रिलेटिवली मुझे अगर दोनों में कंपेयर करें, एचडीएफसी बेटर लगता है अगर आपको रिलेटिव वैल्यूएशन वाइज देखना है। और थोड़ा सा एट्रिशन है अनुज, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कैसे प्ले आउट हो। अच्छा गुरमीत, अभी बैंकों पे अगर रहे हैं, आई मीन इंक्रीमेंटल सीआरआर का एक मुद्दा काफ़ी अहम था, जिसका निर्णय आज आरबीआई को लेना भी है। आपको क्या लगता है, मैन ये फुली आई थिंक ये हटा लिया जाएगा पूरी तरीके से, या फिर इसको आंशिक तौर पे आरबीआई हटाएगा? क्योंकि सामने एक बड़ी चीज़ है कि एक फेस्टिवल सीजन भी खड़ा हुआ है, उसके मद्देनज़र। इसके बाद लिक्विडिटी सिस्टम में उतनी सरप्लस नहीं है इस पर्टिकुलर मेजर के बाद, जितनी पहले थी। आरबीआई का एक कंसर्न था क्योंकि इन्फ्लेशन को भी मैनेज करना है, और सरप्लस लिक्विडिटी जो है हमेशा परेशान करती है, बाद में इमीडिएटली नहीं करती है।
तो मुझे लगता है ये टेम्पररी है, चाहे अभी विड्रॉ करें या और 2 हफ्ते में करें, क्लियरली टेम्पररी है और इसका इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट इतना नहीं है, ऑन द मार्जिन ही है। और दूसरा मुझे लगता है कि बाजार ये देखना चाहता है कि ये थोड़ा-सा जो स्ट्रेस आया पीएल बुक में और अनसिक्योर्ड में, हमने वो एसबीआई में भी थोड़ा-सा देखा, कुछ थोड़े से प्राइवेट बैंक में भी देखा। वो एक मार्केट देखना चाहेगा कि जो स्ट्रेस पूल है बैंक्स का, उसमें कोई बढ़ोतरी तो नहीं है और बहुत ज़्यादा कहीं निम कंप्रेशन तो नहीं हो रहा है, तो वो मुझे लगता है अगर अगर 1 क्वार्टर का नतीजा ठीक आएगा तो शायद उस चीज़ को मार्केट एब्ज़ॉर्ब करेगा और शायद नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ, बट ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम बहुत रोबस्ट लग रहा है। मतलब हम कहीं भी उस पीक पे नहीं है कि क्रेडिट साइकिल रिवर्स होने वाला अच्छा गुरमीत, ये पीवीआर आप लोगों ने लोअर लेवल्स पे ऐड किया था क्या? है। हमने नॉन डिस्क्रिशनरी में पोर्टफोलियोज में थोड़ा ऐड किया था क्योंकि 1200-1300 रुपए के हाँ। आसपास 2000 स्क्रीन है वीरेंद्र जी, और आपको 6 करोड़ पर स्क्रीन की वैल्यूएशन पे मिल रहा था। वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के भी नीचे था। इनफैक्ट मर्जर के पहले इससे ज्यादा भाव होता था पीवीआर का आइनॉक्स के साथ। तो आइनॉक्स तो बेसिकली आपको उसके बाद उसका वो गिरा था, बट काफी अच्छा रन अप हुआ है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा। अब देखते हैं जवान के क्या नंबर्स आते हैं ओवर द वीकेंड। ओपनिंग तो अच्छी मिली है, अब जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ होगा, लंबा वीकेंड है, दिल्ली तो बंद है G20 करके 3 दिन के, तो उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा व्यू बनेगा। बट अच्छा रन अप आया है स्टार्टिंग एमआई से, और जो फॉरेन बॉलीवुड कंटेंट था उसके बाद गदर और बाकी उससे, और पर अगला क्वार्टर शायद थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड कप है, काफी चीजें हैं, क्या कंटेंट पाइपलाइन है। तो इस वैल्यूएशन पे बहुत बार्गेन नहीं है। पीछे 2-3 महीने पहले क्लियरली बार्गेन था 1200-1300 रुपए के लेवल। नहीं था, होता है ना अर्थशास्त्र में हमें एक चीज़ सिखाई जाती है गुरमीत जी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। वो हर चीज़ अप्लाई होती थी, वो ओटीटी पे भी अप्लाई हुई। जब आप घर पे बैठे बैठे तंग हो गए और जब फ्लाइट की टिकट्स बहुत महंगी हैं, होटल्स बहुत महंगे हैं, तो शायद ये एक प्रेफर डेस्टिनेशन था लोगों के पास। मतलब आपको फीलिंग क्या आ रही है जिस तरीके से पिछले 3 महीने में कंटेंट आया सिनेमा हॉल्स में, चाहे वो हॉलीवुड का हो, बॉलीवुड का हो, या फिर साउथ इंडियन डब मूवीज़ हों, क्या ये एक ट्रेंड में तब्दील हो सकता है, आपको लगता है? मेरे एक बहुत बड़े क्लाइंट हैं जो मूवी प्रोडक्शन में हैं, जिन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है इसको। उन्होंने बोला कि जब कोविड आया हाँ। तो मूवीज भी 2 किस्म की बनी, एक ओटीटी के लिए बनी और ज्यादातर ओटीटी के लिए बन रही थी। एंड फिर सडनली रीओपनिंग हुआ तो कुछ मूवीज जो ओटीटी के लिए बनी थी उनको मेन स्ट्रीम में रिलीज हुआ तो मार्केट डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि अब आप एक एक्सपीरियंस, जब आप मूवी देखने जाते हैं मेट्रोज में तो आपका 4-5,000 रुपीज का एक्सपेंस है पूरा उस एक्सपीरियंस के लिए। तो जब वो एवरेज कंटेंट आया तो लोग डिसअपॉइंट हुए। पर अब कंटेंट अच्छा आना शुरू हुआ है क्योंकि रीओपनिंग बहुत अच्छे तरीके से हो गई है और पाइपलाइन बहुत अच्छी है। आई थिंक इंडस्ट्री को भी थोड़ा समझ में आया है कि आपको कुछ ऑफर करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप उनका ओवरऑल देखें, ऑक्यूपेंसी रेट देखें, एवरेज टिकट प्राइस देखें, एफ&बी रेवेन्यू बहुत अच्छे वे में अब कम बैक कर रहा है। तो ओवरऑल जो मेट्रिक्स है वो फेवरेबल है और मुझे लगता है ये कोएग्जिस्ट करेगा। आप अच्छा कंटेंट देंगे तो लोग जाएंगे देखने, एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। लोग गदर 2 एक्सपीरियंस के लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई स्टोरी डिफरेंट है या आप एक वो जो फील है साथ में बैठ के देखने का, तो मुझे लगता है ये कोएग्जिस्ट करेगा। और जैसा आपने बहुत अच्छा बोला, हर चीज का एक वो हमने सारेगामा में भी देखा था। हम एज्यूम करने लगे थे कि सब लोग ऑनलाइन म्यूजिक ही सुनते रहेंगे, रीओपनिंग होएगा ही नहीं। तो हर जगह प्ले आउट होता है, थोड़ा बहुत मल्टीप्लेक्सेस में भी प्ले आउट हुआ है, बट आउट ऑफ होम कंजम्पशन की इंडिया में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, स्पेशली हमारे टियर 1 टियर 2 टाउन्स में। तो उसमें आपका जो QSR है, मल्टीप्लेक्सेस है, कुछ हद तक होटल स्पेस है, ये दे विल कंटिन्यू टू डू है। ऑलराइट गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए इस शो को यहीं समेट लेते हैं और